पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शनिवार रात निर्देश दिया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए। इससे पहले दिल्ली भाजपा के नेता ने मोहाली की एक अदालत द्वारा दिन में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति अनूप चित्कारा ने देर रात अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर अपने आवाज पर सुनवाई की है। बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा कि 10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दिया है। मित्तल ने आगे कहा कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली। इससे पहले दिन में न्यायिक दंडाधिकारी रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले में बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मोहाली के निवासी और आम आदमी पार्टी के नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। देश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। हालांकि कल के मुकाबले आज कोरोना के दैनिक मामले में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 3,451 नए केस सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है, जबकि 3,148 लोग कोरोना वायरस से ठीक भी हो चुके हैं। इससे पहले शनिवार को देश में कोरोना के 3,805 नए मामले सामने आए थे, जबकि 22 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,451 नए केस सामने आए हैं। 40 लोगों की मौतें भी हुई हैं। इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 20,635 हो गई है। तो वहीं देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,54,416 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में डेली पॉजिटिविटी रेट 0.78% है, जबकि वीकली पॉजिटिविटी रेट 0.79% है। देश में फिलहाल कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 98.74% है। तो वहीं राहत भरी खबर यह है कि शनिवार को दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में शनिवार को 1,405 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 2 लोगों ने कोरोना वायरस से अपना दम तोड़ दिया है। कोरोना वायरस के संक्रमण दर भी गिरकर 4.72% पर पहुंच गई है। शुक्रवार को दिल्ली में 1,656 कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए थे, जो कि 4 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को कहा कि संस्कृत हमारे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक साधन है और नरेंद्र मोदी सरकार इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विज्ञान, गणित और दर्शन जैसे विभिन्न विषयों की जड़ें संस्कृत भाषा में हैं। नड्डा ने कहा कि विज्ञान, गणित और दर्शन शास्त्र की जड़ें संस्कृत में हैं। ये सिर्फ एक भाषा ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न आयामों में प्रगति हासिल करने का एक तरीका भी है और हमारे प्राचीन ज्ञान का भंडार है। इसलिए इसे संरक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है और बीजेपी हमेशा उसका समर्थन करेगी, जो हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी भाषा को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार एक सक्रिय और उत्तरदायी सरकार है। उन्होंने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम भाषा को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। शिक्षा किसी भी जागृत और जीवित समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। वरखेड़ी जी, कुलपति केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, प्रोफेसर राधाकांत ठाकुर जी, कुलपति राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति, प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक जी, कुलपति लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री विवेक देवराय जी, अध्यक्ष आर्थिक परामर्श परिषद, श्री चला वेंकटेश्वर जी, कुल सचिव राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति, यहाँ उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ शिक्षकगण, छात्रगण और संस्कृत के सभी मनीषीगण, सबका हार्दिक अभिनंदन, सबका हार्दिक स्वागत। सर्वेभ्यः उत्कर्ष महोत्सवः
हार्दिक शुभकामना। मेरा ये परम सौभाग्य है कि मुझे यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिला और आप सब लोग आज उत्कर्ष उत्सव मना रहे हैं। इसमें मुझे भी अपने आप को शामिल करने का जो आपने मौका दिया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आयोजकों का और आप सबका हार्दिक धन्यवादी हूं कि मुझे ये मौका मिला है। मैं बैठा बैठा सोच रहा था, संस्कृत समझ में तो आती है, बोलना कठिन होता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि मेरे लिए ऐसे मनीषियों को, ऐसे विद्वान जनों को उनके सामने कुछ कहना एक कठिन कार्य होगा और न्याय करना तो अति ही कठिन होगा। लेकिन फिर भी आपने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। राजनीतिक प्राणी होने के नाते राजनीति से ही ज्यादा संबंध रहता है और विद्या, शिक्षा, इन सब को कैसे प्रोत्साहित किया जा सके, यह एक राजनेता के दृष्टि से मेरी जिम्मेवारी बन जाती है और हमारी पार्टी की भी जिम्मेवारी बन जाती है। तो उसको भी आगे बढ़ाना यह हमारी जिम्मेवारी है। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि हम यहाँ पर 3 विश्वविद्यालयों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई, उसके उत्कर्ष उत्सव में यहाँ पर शामिल हुए हैं। और यहाँ आप 2 दिनों में 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक आप सब लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करने वाले हैं और उसको आप आगे बढ़ाने वाले हैं। विशेष करके संस्कृत को किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सके, उसको किस तरीके से जन उपयोगी बनाते हुए, जन उपयोगी तो है ही, लेकिन जनता तक वो पहुंच सके ठीक ढंग से, इस पर भी आप जरूर कार्य कर रहे हैं और उसको आप आगे बढ़ाएंगे। मुझे बताया गया कि आप ज्योतिषी से जुड़े हुए, संस्कृत से जुड़े हुए विषयों और विभिन्न आयामों पर भी चर्चा करने वाले हैं और ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, मैथमेटिक्स, सबकी उत्पत्ति और जननी की जो बीज है वह संस्कृत है और संस्कृत के माध्यम से है। इसलिए संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, संस्कृत विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने का रास्ता है। और जो हमारा गोल्डन ट्रेजर, जो हमारा पुरातन ज्ञान है, उसको संजो के रखने वाली भाषा है तो वो संस्कृत है। और उसको प्रतिपादित करते हुए आगे जनता तक पहुंचे, इसका जो आप सब ने एक सफल प्रयास किया है, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और अगले 2 दिनों में आप इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। मैं ये भी सोच रहा हूं कि जो लोग संस्कृत के इतने प्रगाढ़ विद्वान हैं, उनके सामने मैं कोई भारत की संस्कृति की चर्चा करूं तो ऐसा होगा जैसे सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। इसलिए मैं वो हिमाकत नहीं करूंगा, लेकिन एक वाक्य मैं जरूर कहूंगा कि जहां संस्कृत है वहीं संस्कृति है और वहीं संस्कृति के साथ साथ विकास का जो माध्यम है, वह उसमें हम सब लोगों को एक अच्छे उपकरण के रूप में उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। मुझे यह जानकर के खुशी है कि सभी लोग, विद्वान लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और उसको आगे बढ़ाने वाले हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि सबसे पुरानी पुस्तक और सबसे पुरानी पुस्तक जो अवेलेबल है वह ऋग्वेद, वह भी संस्कृत में, और वह संस्कृत के माध्यम से ही हम सब तक पहुंची है। इसलिए हमको यह कोई अपनी हिस्ट्री बताने की आवश्यकता नहीं है। हम सब लोग अपने इतिहास को अच्छे तरीके से जानते हैं और ये अमृतवाणी भी है, देवभाषा भी है, और जिसे हम कह सकते हैं कि अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, इसका माध्यम है तो वह संस्कृत है। इसको भी हमको ध्यान में लेना चाहिए। अभी हम लोगों ने शास्त्री जी के
पूर्व प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य सुने, कितना सारगर्भित उन्होंने कहा था और कितनी सरलता से उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी जो आज हम उसको साकार होते देख रहे हैं। मित्रों, जहां तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सवाल है और हमारी पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, हम संस्कृति के रक्षक हैं और संस्कृति को आगे बढ़ाने की दृष्टि से कार्य करने वाले लोग हैं। इसलिए जहां संस्कृत होगा वहां हमारी विचारधारा होगी और उसके साथ खड़ी विचारधारा मिलेगी, यह मैं जरूर कह सकता हूं। और भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय उल्लेख जो मिलते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी और प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में जो सर्वोच्च पद पर भारत के एग्जीक्यूटिव के रूप में बैठे हैं, वह निश्चित रूप से उसको बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये मैं जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं। इसलिए जैसा अभी हमारे राधाकांत जी कह रहे थे कि ये बड़ा अच्छा काल है और इस काल का हमको उपयोग करना चाहिए, मैं आपको दो बातें कहना चाहूंगा। निश्चित रूप से ये सबसे अच्छा काल है और इसमें बढ़ने का पूरा स्कोप संस्कृत को रहेगा, यह हमारी जिम्मेवारी है। हाँ, राजनीतिक व्यक्ति हूं इसलिए ये जरूर बोलूंगा कि यह काल सदा रहे, इसकी जिम्मेवारी आपकी है, इसकी चिंता आप करिए। जहां तक मानवता का सवाल है, संस्कृत की बहुत बड़ी देन है जिसने हमें संस्कृति के साथ जोड़ करके गूढ़ विषयों को बड़े सरलता से जनता के सामने रखा है, लोगों के सामने रखा है। आज मैं जब मुझे विदेश में जाने का मौका मिलता है या कभी विदेशी संस्कृति के साथ भी जानने का अवसर मिलता है, तो मैं एक बात महसूस करता हूं कि भारत का जो मुकाबला नहीं है उसका मूल कारण अगर आप देखेंगे तो हमारी संस्कृति है। और फिर मैं कहूंगा कि संस्कृति का उत्पत्ति संस्कृत से, और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि बहुत से देश अभी मानवता के दृष्टि से कार्य करने के बारे में जो सोच रखते हैं वो बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज पर है और हमारे यहां ये बहुत ही विकसित है, बहुत ही और बहुत ही धनी है। इसको मुझ जैसा व्यक्ति तो शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन हां, जरूर एक बात मैं कहता हूं कि यह हमारी ताकत जो है, जो रेजिलियंस है, वो हमारी संस्कृति से आता है। इसको भी हमको समझना चाहिए। बातें बहुत छोटी हैं। आपको पता चला होगा अभी कोरोना आया तो विभिन्न देशों में इंजेक्शन ले या न ले इस पर बहस हुई। विभिन्न देशों में आंदोलन हुए कि हम इंजेक्शन नहीं लेंगे, ये हमारे ह्यूमन राइट्स को चैलेंज करता है। विभिन्न देशों में अर्थ को संभाले या मानवता को संभाले, इस पर कंफ्यूजन बहुत लंबे समय तक रहा। लेकिन आप देखिए, भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बोल्ड फैसला लेने की ताकत प्रधानमंत्री जी की। लॉकडाउन लगा और 130 करोड़ के देश ने बिना पूछे उसको फॉलो किया लेटर और स्पिरिट में। ये हमारे देश की ताकत है। अगर उन्होंने कहा कि थाली बजाओ, अगर उन्होंने कहा कि दीप जलाओ, तो कुछ लोगों को बात छोड़ दें जो जिनका काम विपक्ष में रहना है, तो वो विपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हैं। नहीं तो 130 करोड़ के देश ने बिना पूछे हुए इसको अक्षरशः पूरा किया। ये हमारी संस्कृति और ये हमारी ताकत, इसको भी हमको समझना चाहिए। और ये बातें बहुत छोटी हो, ये गौण होता है कि ऐसा यहां क्यों हुआ और बाकी देशों में क्यों नहीं हुआ। बाकी देशों में कोरोना से लड़ी सरकार, हमारे देश में कोरोना से लड़ी सरकार के साथ भारत की जनता। ये भी हमको समझना चाहिए। ये अंतर कैसे है? ये हमारी संस्कृति की देन है, ये हमारी ताकत है। मैं कई बार जाता हूं बाहर, हर एक को बोलता गिव मी स्पेस, गिव मी स्पेस। मैं कई बार सोचता हूं अब इनको कितना स्पेस दूं।
और हमारे यहां आप एक बस में चढ़ जाइए डीटीसी के, कितने सहनशीलता के साथ सब लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल करके चले हुए हैं। आओ बैठ जाओ, चलो। ये ऐसे नहीं होता है। 130 करोड़ की जनता को संभाल के रखना, ये भारत की संस्कृति है जिसने हमको आगे बढ़ाने का काम किया। तो इसलिए वो हर बात में दिखती है, हर छोटी बात पर हमको दिखती है कि यह संस्कृति हमारी किस तरीके से इसको पूरा किया जाता है। सहनशीलता, सहिष्णुता, सबको बराबर का स्थान देना, सबको बराबर की सोच रखना, सत्य की खोज के लिए विपक्षी की बात को भी गहराई से सुनना, ये सब चीजें हम लोग में इनग्रेव्ड है। आप देखिएगा कभी कि हमारे ही समाज में दूसरे पक्ष को रखने वाले लोग अपने ही समाज में मिलते हैं जो बखूबी उस विषय को रखते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ये जो हमको संस्कृति में संस्कृत से मिला है, स्वच्छंदता, सोचने की शक्ति को आगे बढ़ाते जाना, यह सब छोटी बड़ी बातें हमको, उसकी जो देन है वो हमको अपनी भारतीय संस्कृति में निहित है और भारतीय संस्कृति में संस्कृत में निहित है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज हम यहाँ पर अपना 3 विश्वविद्यालयों का उत्कर्ष उत्सव मना रहे हैं। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बनी है और यहाँ पर हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी है, आर्थिक विषयों के परामर्श करने वाले हमारे भाई साहब भी हैं, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं यहाँ यह जरूर कहना चाहता हूँ कि यह एक बहुत बड़ी घटना तो है ही कि तीनों विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई है, लेकिन इससे बड़ा विषय यह है कि यह प्रधानमंत्री जी की कमिटमेंट की, सोच की, कमिटमेंट का ये प्रदर्शन है। इसको भी हमको समझना चाहिए, यह उसका रूप है, उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्यों पहले नहीं हुआ? क्यों सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहले नहीं बनी? क्यों आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है? अगर हमको अगर प्रधानमंत्री जी को सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से देखना तो कहते कि पहले एक पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं दूसरा विश्वविद्यालय बनाए। तीनों के तीनों विश्वविद्यालयों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया, इसलिए कि उनके विचार में संस्कृत को महत्व देकर के आगे बढ़ना है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसी में से जब नीयत साफ होती है तो नीति साफ बनती है। जब नीयत साफ है, स्पष्ट है प्रधानमंत्री जी की, तो नीति भी स्पष्ट है और नीति को जमीन पर लागू करने वाले कार्यक्रम के रूप में आप सब मनीषी लोग हैं जो उसको पूरा करेंगे और संस्कृत को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आपसे मैं एक बात और कहकर के बात समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारे कुलाधिपति और बाकी सब लोगों ने अपना वक्तव्य रखना है। जहां तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सवाल है, एक तो इसमें भी आप समझ लीजिए कि चाहे नेशनल हेल्थ पॉलिसी हो, चाहे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, ये दोनों ही पॉलिसीज 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस पर काम हुआ। लोगों को जोड़ा गया, समावेश किया गया, सबके विचार सुने गए, लाखों में सजेशंस आए, हजारों में उसको जोड़ा गया और जोड़ने के बाद ये हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई। मैं ये बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कि दोनों ही पॉलिसीज, नीतियां हमारे वो भारत के को ध्यान में रखते हुए, कोई विदेशी नीति नहीं है, ये भारत की जमीन से और जड़ों से जुड़ी हुई नीति है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है। और जहां तक शिक्षा नीति का सवाल है, एक बहुत अच्छी नीति बनी और उसमें भाषा के बारे में और भाषा में संस्कृत का जो स्थान दिया गया है और संस्कृत के बारे में जो चिंता व्यक्त की गई है और चर्चा हुई है और चर्चा होने के बाद उसको जो ऑब्जेक्टिवली आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है, यह उस नीति में से निकलता है। इसलिए हम ये जरूर कहेंगे कि हमारे शिक्षा नीति जो है वो भारतीय परिवेश को ध्यान में रख करके बनी है और उस भारतीय परिवेश में संस्कृत का जो मुख्य स्थान है उसको ध्यान में रखते हुए यह नीति आगे बढ़ी है। इसलिए मैं यह जरूर कहूंगा कि आप सब लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरी ताकत के साथ आप सब लोग लगेंगे और संस्कृत को जो गौरव में उसका स्थान है
उसका गौरवगान भी करेंगे और गौरव बढ़ाएंगे भी। इसमें भी आप लोग अपना। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शनिवार शाम पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। हादसे में एक नाबालिग समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि फैक्ट्री में काम करने वाले अभी कई लापता बताए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सरसावा थाना क्षेत्र के अंबाला रोड पर सरसावा के पास गांव सोरोना बलवंतपुर के जंगल में स्थित किरण फायर वर्क्स नाम से पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। फैक्ट्री में भीषण विस्फोट हो गया। हादसे के समय वहां पर काम कर रहे 12 से ज्यादा मजदूर फंस गए। हादसे की सूचना मिलते ही 5 दमकल विभाग की गाड़ियों को रवाना किया गया और आग से अब तक 8 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनका इलाज अस्पताल में जारी है, जबकि हादसे में 4 लोगों की आग से झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मुख्य गेट पर खालिस्तान समर्थक झंडे दिखे हैं, जिसके बाद वहां आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। जैसे ही स्थानीय लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत प्रशासन को सूचित किया। इसके बाद झंडे को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस संगठन के चीफ गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने हिमाचल के सीएम को खत लिखते हुए खालिस्तानी झंडे लगाने की धमकी दी थी। पन्नू ने खत में धमकी देते हुए कहा था कि वो शिमला में जरनैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तान का झंडा फहराएगा। धर्मशाला में हिमाचल विधानसभा के मेन गेट के साथ ही 4 दीवारी पर भी खालिस्तानी झंडे लगाने की घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों ने सुबह पुलिस को खालिस्तानी झंडे को लगे होने की जानकारी दी है। कांगड़ा के एसपी कुशल शर्मा ने इस मामले पर कहा कि ये घटना देर रात या बड़े सवेरे घटी है। पुलिस ने फौरन विधानसभा गेट से खालिस्तानी झंडे हटवा दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा है कि ये किसी पंजाब से आए यात्री की हरकत हो सकती है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जी हां, सुभाष नगर में बीच सड़क पर बदमाशों ने काफी देर तक ताबड़तोड़ फायरिंग की है। इस घटना में 2 लोग घायल हुए, जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इसके अलावा वहां पर करीब 10 से 15 राउंड गोलियां चली है। ऐसे में लोग अफरा तफरी में इधर उधर भागते नजर आए। मिली जानकारी के अनुसार केशवपुर सब्जी मंडी यूनियन के पूर्व अध्यक्ष अजय चौधरी और उनके भाई जसवंत एक कार में सवार होकर कहीं जा रहे थे। उसी दौरान हमलावरों ने उन पर फायरिंग कर दी। घटना के बाद दोनों को एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। ये मामला आपसी रंजिश का लग रहा है, लेकिन पुलिस इसमें लूट समेत अन्य एंगल से भी जांच कर रही है। साथ ही घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज देखने पर पता चला कि सुभाष नगर चौराहे के पास पूर्व मंडी अध्यक्ष स्कॉर्पियो कार ले जा रहे थे। तभी 2 हमलावर वहां पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। जबकि उनकी गोलियां खत्म हुई तो उन्होंने दोबारा से लोड करके फायरिंग की। शुरुआत में गाड़ी वहीं रुकी रही, लेकिन कुछ ही देर में ड्राइवर ने उसे तेजी से आगे बढ़ाया। इस पर हमलावर उनके पीछे भागे। कुछ आगे जाने के बाद स्कॉर्पियो पीछे आई और तेजी से मुड़कर दूसरे रास्ते से चली गई।